मैं बताऊं, दुनिया की सबसे घटिया चैनल है आपकी, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाली, सबसे घटिया चैनल देख लीजिए गोदी मीडिया। आप हाथ नहीं लगा सकते, दूर रह के बात कर। तू क्या शट बोलेगा हमें? दुनिया की सबसे घटिया चैनल वालों को आप देख लीजिए। और ये कैसे आज कोरोना के टाइम पे मेरे मुंह पर हाथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, आप लोग देखिए, इसलिए मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। या ब्लडी हेल गोदी मीडिया, गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक गोदी मीडिया। भौंकने वाली बोल, अब बोल मुझे भौंकने वाली। अब क्यों नहीं बोल रहा? बच्चा बोला ना इसे, मुझे भौंकने वाली बोला ना। ये नफरत चलाते हैं, आप जैसे लोगों को खाना नहीं खाने देना चाहते हैं। आप लोग हैं, आपको समझ में आया? रिपब्लिक चैनल की हकीकत पूरी दुनिया जानती है। एंड मैं आपको पर्सनली अटैक नहीं कर रही हूँ, ये बात आप समझने की कोशिश करो। मैं रिपब्लिक चैनल को बोल रही हूँ ये बात। हाँ, अब तो आप तमीज से बोलोगे ही, अभी तो मैंने जैसे कैमरा बंद किया तो बोल दिया भौंकने वाली कुतिया। यही बोला ना आपने मुझे, यही बोला ना बच्चों। मेरे वर्ड्स नहीं है, अरे झूठे, अरे बॉल्स ही नहीं है तुम्हारे अंदर ये बात बोलने की। अब तो आप सच बोलोगे ही नहीं, अब तो आप सच बोलोगे ही नहीं। अब सच बोलने की दम ही नहीं है, बोलते ही नहीं। आप बिल्कुल सच बातें नहीं बोलते, सच बातें नहीं बोलते आप। सच बात है। मैं आपको एक्सपोज करने के लिए आई हूँ, मैं आपको एक्सपोज करने के लिए आई हूँ। क्यों मैं सिटीजन हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ, मेरे को अथॉरिटी की जरूरत नहीं आपको एक्सपोज करने की। क्यों बना तो रही हूँ, बना रही हूँ आपकी वीडियो बना रही हूँ। क्या जाऊँ? हाँ एग्जैक्टली दिख रहा है कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है। आई बात समझ में? देखो डिस्टेंस तुमने मेंटेन कर रहे, तुम्हारा जो ये है ना, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, मेरे मुंह पर हाथ लाने की कोशिश कर रहा था। आई बात समझ में? एक लाइन और बोली ना, मैंने मारने की कोशिश की आपको। मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम लोगों का काम है झूठ फैलाना, बच्चों। हाथ किसने उठाया? इसे ऐसे लाके हाथ दिया ना, आपने देखा ना? मैंने आपको अटैक किया है, अटैक नहीं दिया। हाँ, यही ट्रेनिंग मिलती है ना, यही ट्रेनिंग मिलती है मीडिया वालों को। देख लीजिए, यही ट्रेनिंग मिलती है इनको बोलने के लिए, यही ट्रेनिग मिलती है। देख लीजिए ट्रेनिंग इनकी, देख लीजिए झूठ फैलाने की ट्रेनिंग कैसे मिलती है, देख लीजिए अपना। आप देखिए, मैं कहाँ से नहीं आ गई, यही रहती हूँ मैं, 30 साल से यही रहती हूँ। मुझे ये दिक्कत है कि रिपब्लिक चैनल सारा टाइम नफरत फैलाने का, झूठ फैलाने का काम क्यों करता है? आपने हाथ ऐसे लाया ना, आपने हाथ कितना लाया? क्यों लाया? मैं यहाँ खड़ा होकर बात कर रही हूँ, आप मेरे मुंह पर क्यों ला रहे हो हाथ? लाइव चल रहा था, फ्री में नहीं चलता वो लाइव। अरे चल रहा होगा लाइव, मुझे क्या मतलब? देख लीजिए तरीका, देख लीजिए इनकी एथिकल ट्रेनिंग, देख लीजिए इनकी ओरिएंटेशन कैसे होती है, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। आपने मेरे को भौंकने वाली कुतिया बोला कैसे? मैं इमेजिन नहीं कर रही हूँ, आपको पता है आपने झूठ बोल रहे हो यहाँ पे खड़े होकर। जैसे मैंने कैमरा ऑफ किया, आपने किया ये काम या नहीं किया? आपने किया। इज्जत और प्यार से आपने बात करी ही नहीं है, आपने नहीं करी है। यहाँ पर सारे लोग खड़े हैं, सबको पता है कि आपने मेरे को क्या बोला फर्स्ट प्लेस में। आप लोग जाइए यहाँ से। तो आपको आगरा भी नहीं भेज सकता पागल खाने। अच्छा देख लीजिए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। खुद जो सारा टाइम हिंदू मुस्लिम करते हैं, गरीबों का हक दिखाने की बजाय पाकिस्तान पे डिबेट करते हैं, मजदूरों को खाना मिला नहीं मिला उस पर डिबेट नहीं करते हैं, और ये मेरे को बता रहे हैं कि मेरे को पागल खाने जाना चाहिए। इमेजिन इनकी ट्रेनिंग देख लीजिए, आपको मीडिया में क्या ट्रेनिंग मिली है इन्हें, देख लीजिए। बताइए रिपब्लिक टीवी ने गरीब लोगों के लिए कितना दान दिया है, खाना दिया है, पैकेट्स भिजवाए हैं, कोई मदद भिजवाई है, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट। बिहार के मुजफ्फरपुर में आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में जुटे बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की जुबान फिसल गई। जब से मोदी जी की सरकार बनी, लेकिन मोदी जी ने आतंकियों का समर्थन किया, सेना को गाली दी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से।
कैसे हो अंडे भक्तो? है ना उधर ही जहां छोड़ा था तुमको? तुम लोग बहुत मस्त देखते हो रे। मेरा क्या है ना, तुम लोग जिस दिन बंद हो गए उस दिन मेरा दुकान शटर डाउन हो जाएगा। तुम लोगों को उंगली करते रहता हूं, तुम लोग मेरा फ्री में प्रचार करते रहते हो। आज मैं तुमको ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं ना, क्यों तुम्हारी औकात, तुम लोग बोलते थे ना विनय दुबे की क्या औकात है। आज मैं तुम्हारी औकात लेके आया हूं। तुम्हारे ही भारतीय जनता पार्टी वाले तुम्हारे किस हिसाब से देखते हैं, तुम्हारी औकात भाजपा में क्या है वो मैं आज दिखाता हूं। तुमको आईना दिखाता हूं, तुम्हारी असली औकात क्या है वो आज मैं दिखाने आया हूं। लेकिन उससे पहले देश से मेरा एक सवाल था। आप लोगों को मालूम है क्या, ये चौकीदार जो है ना वो कुत्ते क्यों पालते हैं? चौकीदार कुत्ते क्यों पालते हैं? क्योंकि कुत्ते भौंकते रहे, चौकीदार सोता रहे, इसके लिए पालते हैं। आजकल देश का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे बातें जो है ना वो करोड़ों की हो रही है, दुकान जो खुल रही है वो पकौड़ों की है, और जो संगत है, याराना है, वो भगौड़ों के साथ में। कड़क ना, और हम बनेंगे विश्व गुरु। खैर कोई बात नहीं। ये दिन रात अंधभक्त जो मेहनत करते हैं सोशल मीडिया पे, ये ऐसा करते हैं कि जैसे देश की आजादी में सबसे ज्यादा गोलियां इन्होंने खाई है। अरे बरोबर है, पूरे देश को नहीं पता है। मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा गोलियां इन अंधभक्तों ने ही खाई है, और उनका इस बार पुनर्जन्म हुआ है 2020 में। इन्होंने गोलियां खाई थी दस्त की, जुलाब की। जब बाहर हमारे दादा परदादा लड़ रहे थे ना, तब ये घरों में इनका जुलाब चालू था, और ये दबा के गोलियां खा रहे थे, समझे। अगर लड़ते लड़ते ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे अगर अंधभक्तों का अगर समझो दुखद देहांत हो जाए, तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इनको ना चौकीदार चक्र से सम्मानित किया जाना चाहिए भविष्य में, क्योंकि बेचारे जो थे ना बहुत मेहनत करते थे। चौकीदार चक्र मिलना चाहिए भाई, मेहनत करो, आवाज उठाओ। दूसरा, इनको ना सबसे ज्यादा रुचि जो रहती है ना, इंटरेस्ट, वो दूसरे के बापों में रहती है। पता नहीं इनको क्या खुजली है, दूसरे के बाप को पता करने में ना ये बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि किसने किसको पैदा किया, कहां से पैदा हुआ, किसने किसने मेहनत की, इस पे ये लोग का फुल इंटरेस्ट रहता है। दिन भर ये लोग इसी पे लगे रहते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना, प्रॉब्लम है इनका ना, थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम है। जिनको अपने खुद का बाप पता नहीं होता है ना, उसको दूसरे के बापों में ही अपने बाप को समझने लगते हैं, खोजते रहते हैं। दिन रात ये मेहनत करते रह के कि मेरा असली बाप कौन है। इसके लिए ये हर व्यक्ति से पूछते रहते हैं, विनय दुबे तुम्हारे बाप का नाम बताओ, विनय दुबे तुम कहां से पैदा हुए बताओ। तो एक काम करो रे, जिसको भी ये सवाल है ना मेरे अपने मन में तुम्हारे कि विनय दुबे किसकी औलाद है, तो जरा गूगल पे जाने का और वहां पे लिखने का विनय दुबे फादर नेम। आय हाय हाय, बेचारे इंग्लिश में बोल दिया रे, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा अंडभक्तो। चलो चलो हिंदी में, सॉरी मैं को थोड़ा सा भूल जाता हूँ, फ्लो में आ जाता हूँ ना, तुम्हारे हिसाब से बात करता हूँ, तुम्हारे लेवल की। गूगल पे जाने का, उसमें लिखने का विनय दुबे के बाप का नाम, विनय दुबे के पिता का नाम, और जो लिस्ट है जिसमें पूरा आज तक, एबीपी, सारे न्यूज चैनलों की एक रिपोर्ट आई है कि विनय दुबे के असली बाप का नाम क्या है, वो पढ़ने का और उसमें पता करने का विनय दुबे के जो बाप का नाम है ना, वो श्री जटाशंकर दुबे है। अब तुम्हारे जैसे मोहल्ले भर की मेहनत नहीं है ना अपने पास, अपना तो एक ही बाप है और वही सर आंखों पे है, ठीक है। और जो भी ये भड़वे थे ना, विनय दुबे मुसलमान की औलाद, पता नहीं क्या क्या नाम डाल के भेजे थे। मैं तुमको एक खुला चैलेंज देता हूं रे, अगर तुम सही में एक बाप की औलाद है ना, और सही में तुम्हारी मां ने तुमको दूध पिलाया है ना, तो ये साबित करो अभी तुम। और अगर साबित नहीं कर पाए ना भड़वो, तो समझ जाना पूरे मोहल्ले ने शहनाई बजाई थी भारत में, ठीक है। पूरे मोहल्ले ने, कोई नहीं छूटा, आना पीना आगा पीछा सब शहनाई बजाए। और खुला चैलेंज देता हूं तुम्हारे पूरे सरकार को, तुम्हारी पूरी फौज को। कौन सी फौज? अंधभक्तों की फौज को, कि तुम्हारे पिछवाड़े अगर दम है ना, तो ये साबित करो कि विनय दुबे मुसलमान है। और अगर नहीं साबित कर पाए, बस वही मोहल्ले भर की शहनाई, ठीक है ना। अब आते हैं असली मुद्दे पे। मैंने अपनी वीडियो में बोला था
कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो उसको बाप दादाओं ने 70 सालों तक वोट नहीं दिया क्योंकि उनकी औकात नहीं थी देश संभालने की। क्या गलत बोला था? और इस पे जो अंधभक्त थे ना, जिनको कुछ पता नहीं होता है, अरे कम से कम जिसकी रोटियां खा रहे हो, जिसके 10 पैसे प्रति पोस्ट पे पल रहे हो, जिसके 2 रुपए प्रति ट्वीट पे पल रहे हो, अरे कम से कम उसका इतिहास भूगोल तो पता करो। अरे तुम्हारा बाप कौन था, दादा कौन था, ये तो पता करो। भारतीय जनता पार्टी का पहले का नाम था जनता पार्टी और उससे पहले का नाम था भारतीय जनसंघ, जो 1951 में पैदा हुआ। ये जो पार्टी थी ना 1951 में पैदा हुई। अभी मैं बोलूंगा तो तुमको यकीन नहीं आएगा, इसके लिए तुम्हारे मालिक की वीडियो लेके आया हूं। जरा देखो तुम्हारे मोटा भाई क्या बोल रहे तुम्हारे जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए, और पूरा जोड़ना 1951 से 2020 कितने साल होते हैं। और मैंने अगर 70 साल बोला तो क्या गलत बोला? जरा देखो ये वीडियो देखो, आपके मोटा भाई क्या बोल रहे हैं। मेरी बात नहीं यकीन होएगा ना, मोटा भाई झूठ बोलेंगे क्या? जरा देखो तो। की थी भारतीय जनसंघ की स्थापना केवल और केवल सिद्धांतों के कारण और नीतियों के कारण की थी और एक नई पार्टी का बीज उन्होंने बोया। और मित्रों, आज 10 सदस्यों के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी। आज वो पार्टी 11 करोड़ सदस्य के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, जिस पार्टी जवाहरलाल नेहरू सरकार से मतभेद के बाद जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रवादी प्रतिपक्ष तैयार हुआ। इसके बाद ही 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी और इसके पहले अध्यक्ष भी बने। सन 1952 के चुनावों में भारतीय जनसंघ ने संसद की 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें से एक सीट पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीते। उनकी अगुवाई में 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ देश की 4 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों में से एक बनकर उभरी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में जनसंघ ने कश्मीर और कच्छ में क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा उठाया, जबकि सामंतवाद और जागीरदारी के खिलाफ आवाज उठाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती थी, कल्चरल बॉडी है, तो इसे राष्ट्रीय सेवक संघ ना ही डायरेक्टली आए, बट उनके जो मेंबर्स हैं जो आ सकते थे वो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिंदू महासभा मिल करके एक नई पार्टी बने, जो कि एक मॉडर्न इंडिया की तरफ, आधुनिक भारत की ओर काम करे, आधुनिक भारत के लिए काम करे, पर आधुनिक भारत ऐसा रहे जो कि भारत की परंपरा को साथ लेके चले। कश्मीर में एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान के खिलाफ आंदोलन के दौरान 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय जनसंघ के भविष्य को लेकर आशंकाएं पनपने लगीं, लेकिन जल्द ही उनकी जगह ली जनसंघ के एक तेज तर्रार नेता ने। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। 1957 के चुनाव में जनसंघ ने 4 सीटें जीती। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार इसी लोकसभा चुनाव में सांसद बने। उनकी सहायता के लिए जल्द ही लाल कृष्ण आडवाणी भी दिल्ली पहुंच गए और इन दोनों की कमान में भारतीय जनसंघ ने अपने आगे का सफर तय किया। इसके बाद 1962 के चुनाव में भारतीय जनसंघ की सीटें बढ़कर 14 हो गईं, जबकि 1967 के चुनाव में जनसंघ ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की। 1968 में जनसंघ के लिए मुश्किल का दौर तब आया जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। 1969 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। 1970 में लाल कृष्ण आडवाणी को राज्यसभा के लिए चुना गया। 5वें यानी 1971 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने 22 सीटें जीती। 1973 में लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। 1975 को जन नेता जयप्रकाश नारायण ने भारतीय जनसंघ और दूसरे दलों के साथ मिलकर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और बड़ी संख्या में जनसंघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जन दबाव में जब 1977 में दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस की बुरी हार हुई और भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विलय से जनता पार्टी का निर्माण किया गया, जिसने 295 सीटें जीती। इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया, लेकिन जनता पार्टी के आंतरिक मतभेदों के कारण 1979 में जनता पार्टी सरकार गिर गई। इसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का एक स्वतंत्र दल के रूप में उदय हुआ, जिसके संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। बीजेपी ने 1984 के चुनाव में महज 2 सीटें जीती, लेकिन 1979 के चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़कर ओ हो आजकल तो मोटा भाई भी अंडभक्तों की लेने लगे। हाँ, तो किधर थे वो 40 साल वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग? देखो रे, प्रूफ के साथ तुम्हारा इतिहास तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूं। आगे से ध्यान रखो, किसी ना विनय दुबे जैसे सनकी से जाना नहीं, पूरा स्टडी करके बात करता। तुम्हारे जैसा फेंकने में आगे नहीं हूं मैं। फेंकने से याद आया, मैं भी सोच रहा हूं ना, एक 50 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर देता हूं। क्या है ना, माना अंधेरा घना है, फेंकना कहां मना है। ठीक है कि ज्यादा फेंकू? ये जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट किया था ना मेरे फेसबुक पेज पे, वो सारे स्क्रीनशॉट मार के मैंने आईटी सेल को ही फॉरवर्ड कर दिया कि भाई देखो तुम्हारे अंडभक्त क्या कह रहे हैं। अरे कम से कम ट्रेनिंग तो अच्छे दो, 10 पैसा प्रति पोस्ट देते हो, कम से कम अपने बच्चों को ट्रेनिंग तो दो। उनको खुद को ये पता नहीं है कि उनकी पार्टी कब पैदा हुई। कमाल है ना। और ये दुनिया को घूम घूम के देश का इतिहास, धर्म का इतिहास बताते हैं। अरे झंडू, एक बात बताओ रे, तुम लोग जिस तरह से बोलते हो विनय दुबे हिंदू विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना मतलब हिंदू का विरोध नहीं होता है, और बीजेपी का विरोध करना मतलब हिंदुत्व विरोधी हो ऐसा नहीं होता है। ये मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा। लाया हूं तुम्हारे लिए गिफ्ट डायरेक्ट आरएसएस से। जरा सुनो, आरएसएस के हमारे माननीय जोशी जी जो महासचिव है वो क्या कह रहे हैं। आज तुम लोग मुंह के बल गिरोगे रे अंडभक्त, तो आज तुम्हारी तबियत से तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह पे ही मारूंगा। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना मतलब हिंदुत्व का विरोध या हिंदू का विरोध है, ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके आरएसएस जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज इस लेवल पे लाया है उस संगठन खुद कह रही है। सुनिए जरा। भैयाजी जोशी ने हिंदू समुदाय को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। रविवार को उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय का मतलब बीजेपी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का विरोध करना हिंदुओं का विरोध करना नहीं है। भैयाजी जोशी ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन उसे हिंदुओं से नहीं जोड़ना चाहिए। तो 2 बड़े बयान, एक कल उन्होंने बयान दिया था और आज संस्कृत को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि संस्कृत स्कूलों में अनिवार्य कर देनी चाहिए अगर भारत को समझना है। तो दूसरा, हिंदुत्व पर संघ का ये नया विचार सामने आया है। हिंदू हैव बिकम एनिमी ऑफ हिंदू कम्युनिटी, मतलब बीजेपी। हिंदू कम्युनिटी मतलब बीजेपी नहीं है, इसको पहले हम ध्यान दें। भाजपा का विरोध करने मतलब हिंदू का विरोध है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है, उसको इसके साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अभी जिनको लगता था ना विनय दुबे हिंदू विरोधी है, साबित करो रे। मैं ऐसा क्या कर दिया? ठीक है, वो आपसे कहता है प्लीज मुझे 1000 रुपए दे दे, मेरे को अपना घर का खर्चा पानी चलाना है, पैसे नहीं है मेरे पास। आप उसे एनवलप में पैसे पकड़ाते हो और वो एनवलप खोलकर देखता है तो वहां पर 1000 की जगह सिर्फ 200 रुपए उसे मिलते हैं। आप उसे कहते हो नहीं मैंने तुझे 1000 रुपए दिए, वो आपसे कहता है कैसे, मुझे तो 200 ही रुपए दिख रहे हैं यहाँ पर। फिर आप उसे कहते हो देख कल मेरे पेरेंट्स ने तेरे पेरेंट्स को 500 रुपए दिए थे, वो इसमें काउंट कर ले। आज से 2 महीने पहले जब तू मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था तो मैंने 200 रुपए का तेरा बिल पे किया था, वो देख ले, हो गए 700 रुपए। उसके बाद 100 रुपए तेरे खुद के वॉलेट में रखे हैं, वो भी इसमें काउंट कर ले, 800 हो गए। तो 200 मैंने तुझे अभी दिए, और इस 200 में से बाय द वे मैं 100 रुपए लोन दे रहा हूं तुझे, जो तुझे वापस चुकाने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। और ये तेरे 1000 रुपए का पैकेज हो गया तेरा। 1000 रुपए मैंने तुझे उधार में दे दिया, अब तू मजे कर इससे। ये सिचुएशन है दोस्तों जो हमारी सरकार ने हमारे साथ करी है इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में।
लेकिन ये मेरी राय है दोस्तों, आप अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है इस पैकेज में और कुछ है जो मैंने मिस आउट कर दिया हो तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, अपनी राय बताइए। और अगर पसंद आए वीडियो, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाइए। और अगर सॉल्यूशन की बात करी जाए दोस्तों, तो ज्यादातर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि सरकार को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा लोगों के हाथ में, ताकि लोगों के पास पैसे आए, इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, ताकि और चीजें खरीदी जाएं और तभी जीडीपी बढ़ सकता है। यही एक तरीका है इकोनॉमी को रिवाइव करने का। सिर्फ लोन्स गिव आउट करके काम आधा अधूरा रह जाएगा। इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुवेरा ऐप का। कुवेरा एक बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड की ऐप है जो 0% ब्रोकरेज रेट चार्ज करती है। इस ऐप में आप बस अपना एंड गोल लिखेंगे कि आपको किस लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कोई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कितने समय में खरीदना है आपको वो, और उसके बेसिस पे इस ऐप का जो एआई सिस्टम है आपको बता देगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, मेरा काम पसंद आता है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या फिर यूट्यूब पर एक मेंबर बन के ज्वाइन बटन को क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।